आज हम मई 2026 में खड़े हैं। जब पूरा देश आगे बढ़ रहा है, तब मणिपुर पिछले कुछ हफ्तों से, खासकर अप्रैल के आखिरी दिनों से एक बार फिर टेंशन में है। इंटरनेट बैन्स, भारी सिक्योरिटी और कर्फ्यू। मई 2023 से शुरू हुआ ये आग का सिलसिला आज पूरे 3 साल बाद भी रुका नहीं है। लाखों लोग आज भी रिलीफ कैंप्स में जिंदगी काटने पर मजबूर हैं। आज का ये क्राइसिस दरअसल पिछले 70 सालों से बन रहे एक जियोग्राफिकल ट्रैप और नॉर्थ ईस्ट की सबसे कॉम्प्लेक्स इंसर्जेंसी का एक्सप्लोशन है। ये एक ऐसा टाइम बॉम्ब है जो ब्रिटिश ज़माने से टिक टिक कर रहा था। इस खून खराबे के पीछे एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय साजिश छुपी है जिसके तार म्यांमार के घने जंगलों, गोल्डन ट्रायंगल के ड्रग कार्टल्स और उन विदेशी ताकतों तक जुड़े हैं जो भारत को तोड़ना चाहती है। आज हम उन राजों से पर्दा उठाएंगे जो खबरों के शोर में दबा दिए गए। हम समझेंगे मणिपुर की भूगोलिक मजबूरी, 70 साल पुरानी पहचान की लड़ाई और वो आखिरी सच जो ये तय करेगा कि भारत का आने वाला कल कैसा होगा। स्वागत है आपका देश की असलियत पर। अगर आप मेन स्ट्रीम न्यूज़ से आगे बढ़कर देश की जियोपॉलिटिक्स का पूरा सच आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। कदम थाम लीजिए, चलिए नॉर्थ ईस्ट की इस शैडो वार को डिकोड करते हैं, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है। किसी भी युद्ध को समझने के लिए सबसे पहले उसकी जमीन को समझना जरूरी है। मणिपुर का भूगोल यानी ज्योग्राफी अपने आप में एक ऐसी उलझन है जिसने इस आग की नींव रखी। मणिपुर के नक्शे को ध्यान से देखने पर एक सच्चाई सामने आती है। ये एक विशाल स्टेडियम जैसा है। बीच में एक सापत मैदान जिसे इम्फाल वैली कहते हैं और इस मैदान के चारों तरफ खड़ी है ऊंची पहाड़ियां। अब इस हार्ड डेटा को ध्यान से सुनिए। ये जो इम्फाल वैली है, ये मणिपुर की टोटल जमीन का सिर्फ 10% है, लेकिन इस छोटे से 10% हिस्से में मणिपुर की लगभग 56% आबादी रहती है, जिसमें मेनली मेजॉरिटी मेइतेई कम्युनिटी आती है। दूसरी तरफ जो पहाड़ी इलाके हैं वो टोटल जमीन का 90% कवर करते हैं, लेकिन वहाँ स्टेट की सिर्फ 40 से 45% आबादी रहती है, जिसमें मेनली कुकी और नागा ट्राइब्स शामिल है। इतिहास के पन्ने पलटे तो इस आग की चिंगारी मिलती है साल 1949 में। जब मणिपुर भारत का हिस्सा बना तो वहां के लोगों में एक डर पैदा हुआ, अपनी पहचान और अपना वजूद खोने का डर, जो पूरे 70 साल तक दिलों में सुलझता रहा। इस लड़ाई की वजह बिल्कुल साफ थी। घाटी का मेइतेई समुदाय चाहता था एसटी स्टेटस, ताकि देश के कानून के सहारे वो अपनी जमीन और संस्कृति बचा सके। लेकिन पहाड़ों के कुकी और नागा समुदाय को इससे डर था। उनका मानना था कि मेइतेई लोग पहले से ही ताकतवर है और अगर उन्हें एसटी स्टेटस मिल गया तो पहाड़ी लोगों की बची कुची जमीन और हक भी छीन जाएगा। दोनों तरफ जिद थी, दोनों तरफ अपनी मिट्टी बचाने की लड़ाई थी। और फिर आई 3 मई 2023 की वो काली तारीख। चुराचांदपुर जिले में इस एसटी डिमांड के खिलाफ एक शांति मार्च निकाला गया, लेकिन शांति कब मौत के नंगे नाच में बदल गई किसी को समझ नहीं आया। घर जलने लगे और पड़ोसी जो बरसों से एक थाली में खाते थे, एक रात में दुश्मन बन गए। चुराचांदपुर से उठी आग ने देखते ही देखते पूरे इम्फाल को राख कर दिया। लेकिन कहानी यहाँ पलटती है। ये हिंसा सिर्फ आरक्षण या जमीन की लड़ाई नहीं थी। इस दंगे की आड़ में नॉर्थ ईस्ट के अंधेरे जंगलों में मौत का एक भयानक खेल शुरू हो चुका था। एक ऐसा खेल जिसका निशाना सीधा भारत था। इस लड़ाई में तीसरा सबसे बड़ा एंगल है हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स और ग्लोबल ड्रग ट्रेड। अंग्रेजों ने यहाँ ऐसी आर्बिट्ररी लाइंस खींच दी थी जिन्होंने वहाँ के लोगों की हिस्ट्री को आपस में काट दिया। मणिपुर का लगभग 400 किलोमीटर लंबा बॉर्डर म्यांमार देश के साथ लगता है। दशकों से यहाँ फ्री मूवमेंट रेजिम चल रहा था। इस रूल के हिसाब से बॉर्डर के दोनों तरफ रहने वाले लोग 16 किलोमीटर बिना किसी वीजा के आ जा सकते थे। प्रॉब्लम यह है कि म्यांमार में चीन कम्युनिटी के लोग रहते हैं, जिनके डायरेक्ट एथनिक रिलेशंस मणिपुर के कुकी लोगों के साथ है।
जब 2021 में म्यांमार में मिलिट्री कूप हुआ तो वहां से हजारों लोग जान बचाकर बॉर्डर क्रॉस करके मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में इल्लीगल तरीके से आने लगे। वैली की मेइतेई कम्युनिटी को डर लगने लगा कि इन इल्लीगल इमिग्रेंट से डेमोग्राफी बदल जाएगी। लेकिन इस सब में एक बहुत खतरनाक इंटरनेशनल एलिमेंट जुड़ा हुआ है, द गोल्डन ट्रायंगल। म्यांमार, लाओस और थाईलैंड का बॉर्डर दुनिया का सबसे बड़ा इल्लीगल ड्रग प्रोड्यूसिंग जोन है। सरकारी डेटा के मुताबिक पिछले कुछ सालों में 19,000 एकड़ से ज्यादा जंगल को काटकर इल्लीगल पॉपी कल्टीवेशन यानी अफीम की खेती की गई, जो सीधा इस गोल्डन ट्रायंगल के मल्टी बिलियन डॉलर नार्को सिंडिकेट को फीड कर रही थी। जब सरकार ने इस वार ऑन ड्रग्स पर क्रैकडाउन शुरू किया तो ड्रग माफियाज ने आम जनता की इनसिक्योरिटीज का फायदा उठाकर वायलेंस को और भड़का दिया। इन सारी इनसिक्योरिटीज के देर पर आखिरी चिंगारी लगी मई 2023 में। इस एक्सप्लोशन के मेन रीजंस एसटी डिमांड और फॉरेस्ट एविक्शंस थे। लेकिन एक सबसे क्रिटिकल चीज जिसने इस टेंशन को अनकंट्रोलेबल बना दिया वो था एसओओ एग्रीमेंट यानी सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस एग्रीमेंट पर उठने वाला सवाल। साल 2008 में इंडिया गवर्नमेंट ने लगभग 20 कुकीजोमी आर्म्ड मिलिटेंट ग्रुप्स के साथ एक शांति समझौता एसओओ पैक्ट साइन किया था। डील ये थी कि मिलिटेंट अपने हथियार लॉक्ड रूम में रखेंगे और डिजिग्नेटेड कैंप्स में रहेंगे और सिक्योरिटी फोर्सेस उन पर हमला नहीं करेगी। लेकिन जब मई 2023 में वायलेंस भड़का तो मेइतेई कम्युनिटी और स्टेट मशीनरी ने सीधा आरोप लगाया कि इन एसओओ ग्रुप्स ने रूल्स तोड़े हैं। उनका कहना था कि इन मिलिटेंट्स ने कैंप से बाहर निकलकर सोफिस्टिकेटेड वेपन्स और स्नाइपर राइफल्स का इस्तेमाल आम जनता पर किया है। इस एक फैक्टर ने आम लोगों के दिलों में ट्रस्ट पूरी तरह तोड़ दिया। जब एक साइड को लगता है कि दूसरी साइड के पास आर्म्ड मिलिटेंट्स का सपोर्ट है तो हालात सिविल न रहकर एक वार जोन जैसे बन जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि दिल्ली, मुंबई या बाकी देश में बैठकर हमें मणिपुर की आग से क्यों डरना चाहिए। जियोपॉलिटिक्स में जियोग्राफी ही डेस्टिनी होती है और यहाँ सीधी बात आती है भारत के सबसे सेंसिटिव हिस्से की, द सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे हम चिकन स्नेक भी कहते हैं। मैप पर ध्यान दीजिए, वेस्ट बंगाल में एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा है जो सिर्फ 20 से 22 किलोमीटर चौड़ा है। ये अकेला रास्ता है जो पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया को बाकी देश से जोड़ता है। इसके एक तरफ नेपाल है, दूसरी तरफ बांग्लादेश और ठीक ऊपर चाइना बैठा है। 1962 की इंडिया चाइना वॉर में एक बड़ा खतरा यही कॉरिडोर था, क्योंकि चाइनीज मिलिट्री एडवांस ही इस हिस्से को पूरे देश से काट सकती थी। अगर आज नॉर्थ ईस्ट के बॉर्डर स्टेट्स में अशांति होती है तो भारत की नेशनल सिक्योरिटी सीधे खतरे में आ जाती है। देश के दुश्मनों को एक बहुत बड़ा मौका मिलता है। एक अनस्टेबल बॉर्डर स्टेट में इलीगल वेपन्स की स्मगलिंग और फॉरेन इंटरफेरेंस आसानी से बढ़ जाता है। देश की यूनिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए इस इलाके में शांति होना नेशनल सर्वाइवल का सवाल है। आज मई 2026 में हालत यह है कि अप्रैल के आखिरी हफ्ते में फिर से शुरू हुए टेंस माहौल ने साबित कर दिया कि ये आग अभी भी बुझी नहीं है। होम मिनिस्ट्री ने उस पुराने एफएमआर रूल को कंप्लीटली सस्पेंड कर दिया है और म्यांमार बॉर्डर पर स्मार्ट फेंसिंग का काम चल रहा है। हजारों जवान आज भी बफर जोन्स में डिप्लॉयड है। लेकिन इस सब के बीच एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी चल रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट और खासकर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर एक भारी क्रिटिसिज्म आ रहा है। जब अप्रैल 2026 के आखिरी दिनों में मणिपुर फिर से जल रहा था, तब ऑपोजिशन और लोकल लीडर्स ने लगातार सवाल उठाया कि प्राइम मिनिस्टर देश के इस हिस्से को छोड़कर वेस्ट बंगाल के असेंबली इलेक्शंस की कैंपेनिंग में बिजी है। एक बॉर्डर स्टेट जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए इतना क्रिटिकल है, वहां देश के टॉप लीडर की फिजिकल एब्सेंस ने कुकी और मेइतेई दोनों ही कम्युनिटीज के दिलों में एक बहुत बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट पैदा कर दिया है। लेकिन सिर्फ बॉर्डर सील करने से दिलों की दूरियां कमी नहीं होती।
मेइतेई और कुकी दोनों ही भारत के अटूट हिस्से हैं और देश की तरक्की में बराबर का हक रखते हैं। इस डीप रूटेड कॉन्फ्लिक्ट का हल किसी आर्म्ड ग्रुप के पास नहीं, बल्कि स्ट्रिक्ट रूल ऑफ लॉ, टॉप लेवल पॉलिटिकल अटेंशन और एक दूसरे के डर को समझकर ही निकल सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या नेशनल लीडरशिप को इलेक्शंस छोड़कर मणिपुर पर डायरेक्ट फिजिकल फोकस करना चाहिए था? अपनी ऑनेस्ट और लॉजिकल राय मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको देश की असलियत पर हमारी ये डीपली रिसर्च डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।